Today we will learn about breeding methods of cross-pollinated crops. In this lecture, we will have brief introduction about cross-pollination and self-pollination. What is the basic difference between cross-pollinated crops and self-pollinated crops? Besides this, we will also have a look on recurrent selection, synthetic cultivars, and composite cultivar development. इन प्लांट ब्रीडिंग वो इम्प्रूव क्रॉप प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ब्रीडिंग करते हैं तो अपने क्रॉप्स को या कल्टीवार को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। ब्रीडिंग कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाएगी कि हम उसके नतीजे में कोई नेगेटिव पॉइंट हम अटेन कर लें, जो हमारा मकसद ऐसा नहीं होता। तो ब्रीडिंग की सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही होगी, टू गो टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। अब हम ब्रीडिंग को थोड़ा और डाइसेक्ट करते हैं कि व्हाट इज ब्रीडिंग। इट इज़ अ प्रोसेस टू एड्रेस डाइवर्सिटी कलेक्शन। ब्रीडर का सबसे अहम मकसद ये होता है कि उसके या ब्रीडर की आपके लिए ख्वाहिश ये होती है कि उसके पास जो जम्प्लाज्म हो वो डाइवर्सिफाइड हालत के अंदर हो। अगर तो उसकी डाइवर्सिफाइड हालत के अंदर जम्प्लाज्म मौजूद है तो ब्रीडर ब्रीडर उसके अंदर से सिलेक्शन कर सकेगा। अगर ब्रीडर के पास जम्प्लाज्म है ही होमोजाइगस नेचर का या सिमिलर टाइप का जम्प्लाज्म है तो उसके अंदर से ब्रीडर सिलेक्शन करेगा वैसे तो एक ही तरह का जम्प्लाज्म होगा, तो वो ब्रीडर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ब्रीडर को आप कह लें कि वेरिएशन और डाइवर्सिफिकेशन इज a bread and butter for breeder. The second point is to identify new genes and gene combination that can be introduced into crops in natural way. नेचुरल वे से क्या मतलब है कि ब्रीडर या तो वाया क्रॉस पोलिनेशन या सेल्फ पोलिनेशन को यूज करते हुए डिफरेंट फेवरेबल अलील्स को इकट्ठा कर ले अपने इम्प्रूव कल्टीवार के अंदर। अगला पॉइंट ऐसा है, वाई वी डू प्लांट ब्रीडिंग, कि हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं। ये जो आपके सामने 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, मोर और लेस सभी क्रॉप प्लांट्स के लिए यही पॉइंट्स होते हैं जो ब्रीडर अपने जहन में रखता है वाइल ही इज डूइंग ब्रीडिंग। पहला पॉइंट, it enables crop plants to adopt in environmental pressure. Second, to give high yield even in stress condition. The third point is to show resistance in unfavorable conditions. मतलब ये कि ब्रीडर को चाहिए कि वो इस तरह की क्रॉप्स डेवलप करे जो अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर भी बेहतर परफॉर्म करे। जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जनवरी 2020 की अगर हम बात करें या फरवरी 2020 की हम बात करें, इसमें ऐसा हुआ कि सर्दियों के स्पेल्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, लेकिन फिर 2-3 दिन तक टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया। उसके बाद फिर सर्दी की एक और स्पेल आ गई और उस सर्दी की स्पेल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद फिर टेम्परेचर हाई हो गया। तो एब्रप्ट चेंजेस हो रही थी इन्वायरमेंट के अंदर। तो ब्रीडर को चाहिए कि वो इन बदलते मौसमियात को मद्देनजर रखते हुए हुए भी ब्रीडिंग करे ताकि उसकी क्रॉप्स जो हैं वो बेहतर पैदावार दे सकें। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज टू गिव बेटर क्वालिटी एंड टू हैव सस्टेनेबल यील्ड। सस्टेनेबल यील्ड तो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ब्रीडर का कि जो भी ब्रीडिंग करे उसके नतीजे में जो उसका क्रॉप्स आए वो उसकी पैदावार ज़्यादा हो, लेकिन वो सस्टेनेबल भी हो। सस्टेनेबल से मुराद ये कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक कोई वीट की वैरायटी हमने रिलीज़ की, तो वो एक साल तो फी एकड़ पैदावार दे दे, लेट्स से 30 मन, लेकिन अगले साल वो पैदावार दे 20 मन फी एकड़ या 15 मन फी एकड़। तो ये सस्टेनेबल तो ना हुआ। सस्टेनेबल से मुराद ये कि अगर उसने एक साल पैदावार दी है 30 मन, तो अगले साल भी 30 मन दे या 29.5 मन दे दे या 31 मन दे दे, तो ये एक है फिगर सस्टेनेबल यील्ड का। अब हम देखेंगे व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। पहला पॉइंट है, ब्रीडिंग मेथड्स with cross pollinated species differs from self pollinated species. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज की अगर हम बात करें, जैसा कि मेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसके जो ब्रीडिंग मेथड हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू राइस और व्हीट जो कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं। द सेकंड पॉइंट इज reproductive and genetic structure of major cross pollinated crops also differ from each other greatly.
जो मेजर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे मेज हो गया, आप ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के अंदर कॉटन भी आ जाता है। तो इन क्रॉप्स के अंदर जो अगर हम बात करें ना, इनका जेनेटिक मेकअप या इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी चेंज है। तीसरा पॉइंट ऐसा है, इन ब्रीडिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप homozygous nature of the individual plant is exploited. Fourth point is, in breeding of cross pollinated species the heterozygous nature of the individual plant is exploited. इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें तो ये उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं होमोजाइगस नेचर, मतलब एक ही तरह की बार बार क्रॉसिंग हो ही जा रही है, सेल्फिंग हो ही जा रही है एक ही जर्मप्लाज्म के अंदर या एक ही उस प्लांट के अंदर, तो ये होमोजाइगस नेचर को सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके बरक्स जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज होती हैं ये सपोर्ट करती हैं हेटेरोजाइगस नेचर को, मतलब कि कोई भी प्लांट डिफरेंट प्लांट आके आपस में क्रॉस हो सकता है, उसके नतीजे में क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन को सपोर्ट मिलेगी। The last point is, the genetic composition of population will never be exactly the same in succeeding generation in cross pollination as compared to the self pollination population। बिल्कुल यही पीछे ही दो पॉइंट्स को अगर हम देखें उन्हीं पॉइंट्स के अंदर से ही ये बात है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके नतीजे के अंदर अगर हम पॉपुलेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो मोर डिवर्सिफाइड होगा एज कम्पेयर टू दोज पॉपुलेशन विच आर डेवलप्ड by using self pollination breeding procedures। In cross-pollinated crops, breeders tend to focus on population and progenies rather than individual plants। जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, ब्रीडर जब इनको डील करता है फ्रॉम ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो इंडिविजुअल प्लांट्स को नहीं देख रहा होता, क्योंकि इंडिविजुअल बेस प्लांट की बेस के ऊपर तो उसको वेरिएशन नज़र आएगी आएगी। उसका फोकस ये होता है कि वो एज ए होल पूरे पॉपुलेशन को फोकस करे। अगर पूरे पॉपुलेशन के अंदर उसको उसकी मर्जी के नतायज मिल रहे हैं, बेशक डाइवर्सिटी हो, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ टू सम एक्सटेंट होमोजाइगोसिटी लेवल भी अचीव कर सके, तो ब्रीडर का फोकस क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर पॉपुलेशन होता है, ना कि इंडिविजुअल प्लांट, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में जो पॉपुलेशन डेवलप होगी उसके अंदर भी वेरिएशन होगी, ज़ाहिर बात है क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के जरिए डेवलप की गई है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल प्लांट्स को देखने की कोशिश करेगा तो वो तो और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे। तो ब्रीडर इंडिविजुअल प्लांट्स को फोकस नहीं करेगा, ब्रीडर फोकस करेगा पॉपुलेशन को। इस तरह के हम क्रॉस पोलिनेशन के जरिए हम वैरायटी डेवलप करते हैं, हम कहते हैं कि वैरायटी डेवलप होती है तो उसके नतीजे में होमोजाइगोसिटी तो आती है, लेकिन जब इंडिविजुअल प्लांट को अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल प्लांट के अंदर भी वेरिएशन होती है। तो ब्रीडर को मेन फोकस क्या करना चाहिए, ब्रीडर को फोकस करना चाहिए पॉपुलेशन को फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, ना कि इंडिविजुअल प्लांट्स को। द सेकंड पॉइंट इज, मोर अटेंशन इज गिवन टू क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एस्पेक्ट को फोकस करना चाहिए ब्रीडर को। इसका मतलब ये है कि ब्रीडर को उन ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनको एक से ज़्यादा जीन सपोर्ट कर रहे हों, गवर्न कर रहे हों, क्योंकि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिनको एक से ज़्यादा जीन गवर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिनको एक जीन ही गवर्न कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट इज, मोर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक वेरिएशन। जाहिर बात है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो उसके अंदर फिनोटिपिक वेरिएशन भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जीनोटिपिक वेरिएशन, दोनों ही ज़्यादा होंगी। द लास्ट पॉइंट इज, क्रॉप वैराइटीज आर लेस यूनिफॉर्म। जो वैराइटीज क्रॉस पोलिनेशन के जरिए डेवलप की गई हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी तो होगी, लेकिन लेस यूनिफॉर्मिटी होगी एज कम्पेयर टू दोज क्रॉप्स विच आर डेवलप्ड बाय यूजिंग सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप। फॉर एग्जांपल जैसे एक वीट की वैरायटी है, वो हम सेल्फ पोलिनेशन के जरिए डेवलप करते हैं, तो जब वो वैरायटी डेवलप हो जाती है तो वो ज़्यादा होमोजाइगस होगी, उसमें वेरिएशन के चांस कम होंगे और उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम कोई डेवलप करते हैं, लेट्स से कॉटन की अगर हम वैरायटी डेवलप करते हैं जो कि ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या हम मेज की वैरायटी डेवलप करते हैं जो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो वो जो वैरायटी डेवलप होगी, जब वैरायटी डेवलप होगी उसमें यूनिफॉर्मिटी तो होगी, लेकिन उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी कम होगी एज कम्पेयर टू दोज क्रॉप्स विच आर डेवलप बाय यूजिंग सेल्फ पॉलिनेशन ब्रीडिंग मेथड्स। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। पहला फीचर है डायोशी। It is the separation of pistillate and staminate flower on different plants के मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर
एक प्लांट के ऊपर टोटल फीमेल प्लांट है और दूसरा प्लांट वो बिल्कुल अलग एक मेल प्लांट है, तो इस तरह के प्लांट को कहते हैं डायोशी। इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की वो हैं हॉम, हेम्प, बफेलो ग्रास, एस्पेरागस, स्पिनिच, डेट पाम और पपाया। इनके अंदर ऐसा ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट और मेल प्लांट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मोनोइशी, इट इज द separation of pistillate and staminate flower on the same plant, कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल पार्ट और फीमेल प्लांट दो मुख्तलिफ जगह के ऊपर होता है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मेज। मेज के अंदर आपने देखा है कि जो उसका फीमेल पोर्शन होता है वो होता है प्लांट के नियर अबाउट मिडिल पे, लेकिन जो उसका मेल पार्ट होता है, मेल फ्लावर होता है, वो प्लांट के टॉप के ऊपर होता है जिसे हम कहते हैं टेसल। नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेटेड बट सेल्फ पॉलिनेशन में कर इन इस तरह के प्लांट्स के अंदर भी अमूमन तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन का थोड़ा बहुत आंसर लाजमी होता है। आगे इसमें लिखा है कि कॉर्न इज एन एलिगेंट एग्जांपल ऑफ क्रॉप विद मोनोशियस फ्लावर्स। The third point is self-incompatibility. Self-incompatibility species are highly cross-pollinated due to the physiological hindrance of normal fertilization following self-pollination. बाज़ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो नेचुरली तौर पर सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीशीज होती हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, वाया साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये या किसी और वजह से, कोई म्यूटेशन की वजह से, तो वो क्रॉप्स भी या वो स्पीशीज भी सपोर्ट करेंगी क्रॉस पोलिनेशन के फिनोमेना को। मेल और फीमेल स्टेरिलिटी, ये भी दो ऐसे आंसर हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं मेल स्टेरिलिटी प्रमोट आउट क्रॉसिंग बिकॉज मेल स्टेराइल प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल पोलन। सेकंड पॉइंट, फीमेल स्टेरिलिटी, द ओव्यूल डज नॉट फंक्शन नॉर्मली एंड सीड प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड। और अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो जो फीमेल स्टेरिलिटी है वो लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू द मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या है? मेल स्टेरिलिटी ये है कि फ्लावर जो मेल फ्लावर है वो पोलन बनाने की सलाहियत ही नहीं रखता। अगर पोलन नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे प्लांट के पोलन आके इसके फीमेल फ्लावर को पोलिनेट करेंगे, तो वो जो कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह क्रॉस पोलिनेशन को ये मेल स्टेरिलिटी सपोर्ट करता है। इस तरह फीमेल स्टेरिलिटी क्या हो गया कि अगर फीमेल स्टेराइल हो तो जो उसका जो ओव्यूल होगा वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। अगर ओव्यूल नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा तो सीड डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये वाला आंसर जो है ये है तो सही, लेकिन इसका इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है इन इन क्रॉप प्लांट्स। अगला पॉइंट है फ्लोरल डिवाइसेस इन विच फेलियर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स to emerge and mature at same time and need for insect manipulation for flower to effect pollination। इसका मतलब यह है कि बाद मरतबा ऐसा होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होते या इमर्ज नहीं होते। अगर वो डिफरेंट टाइम पर इमर्ज हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम पर मेच्योर हो रहे हैं, तो वो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे प्लांट जिसमें मेल फ्लावर बाद में इमर्ज हो रहा है या मेल फ्लावर बाद में आप कह लें मेच्योर हो रहा है, और जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल पार्ट है, वो पहले मेच्योर हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं और से पोलन आगे उस फीमेल फीमेल फ्लावर को पोलिनेट कर देगा। तो ये भी सपोर्ट करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। या बाद मतलब ऐसा होता है कि जब एक ही फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट जो है वो देर से मेच्योर हो रहा है और जबकि फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो चुका है, तो इंसेक्ट्स भी बाद मरतबा ये रोल प्ले करते हैं क्रॉस पोलिनेशन का, कि किसी और दूसरे प्लांट के ऊपर से उठे पे बैठे हुए थे, वहाँ पर जो मेल प्लांट्स थे वो पहले मेच्योर हो चुके थे, मेल फ्लावर, तो उनके टांगों के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। वो इंसेक्ट्स उड़ के अगर फीमेल फ्लावर के दूसरे फीमेल फ्लावर के ऊपर आए और वहाँ बैठ जाएँ तो जो दूसरे प्लांट के जो पोलन होते हैं वो इस जो नया फीमेल फ्लावर है वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये भी क्या नाम है क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करेगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द ब्रीडिंग प्रोसीजर्स इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन, this phenomena is first suggested by Hayes and Garber in 1919 and then independently by East and Jones in 1920. So what is recurrent selection? Recurrent selection होता क्या है?
बाय डेफिनेशन इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन इन पॉपुलेशन। कि फेवरेबल जीन्स को या फेवरेबल अलील्स को आप एक पॉपुलेशन के अंदर ऑगमेंट कर लें, जमा कर लें, उसको कहते हैं रिकरेंट सिलेक्शन। अब रिकरेंट सिलेक्शन हम करेंगे किस तरह कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसको हमने रिकरेंट सिलेक्शन के फिनोमेना से गुजारा, उसके नतीजे में हमारे पास सुपीरियर इनब्रेड आएंगे और उन सुपीरियर इनब्रेड के बाद हम या तो हाइब्रिड कल्टीवा डेवलप कर सकते हैं या सिंथेटिक कल्टीवा डेवलप कर सकते हैं। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर तीन अहम पॉइंट्स हैं जो हमें मद्देनजर रखने चाहिए। पहला पॉइंट ऐसा है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल जीन, जो कि इसका मेन रूह है इसकी रिकरेंट सिलेक्शन की। सेकंड पॉइंट इज मोस्ट सूटेड करेक्टर विद हाई हेरिटेबिलिटी, हमें उस पैरामीटर को फोकस रखना चाहिए जिसकी हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, खा वो ब्रॉड सेंस हो या नैरो सेंस हो। थर्ड पॉइंट इज मोर एफिशिएंट देन सिलेक्शन विद सेल्फ पोलिनेशन, तो ये जो रिकरेंट सिलेक्शन है इट इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द सेल्फ पोलिनेशन मेथड्स। अब हम सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन को इस फिगर की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप पहला बॉक्स देख रहे होंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, इसमें आप लोग ये एक स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं जिसमें येलो कलर के कुछ डॉट्स भी हैं, ये जाहिर कर रहे हैं इंडिविजुअल प्लांट्स को। तो पहले साल के अंदर हम क्या करेंगे, सेवरल सुपीरियर फिनोटाइपिक प्लांट्स वर सिलेक्टेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, द सिलेक्टेड प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड। तो हमने क्या किया, पहले हमने प्लांट्स सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उन प्लांट्स की हमने सेल्फिंग की और सेल्फिंग करने के बाद उन प्लांट्स के सीड्स को हमने सेपरेटली हार्वेस्ट किया और फिर उन सेपरेटली हार्वेस्टेड शुदा प्लांट्स के सीड्स को हमने ईयर 1 के अंदर हमने प्लांट कर लिया। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, जिसके जहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा इंटर क्रॉस ब्लॉकिंग, इसमें हम ये करेंगे कि ईयर 1 से जो हमें प्लांट मिलेगा उस एक प्लांट की हमने पूरी की पूरी अलहदा प्रोजेनी लगानी है। सेकेंड ईयर के अंदर हम ईयर 1 से सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे और उन प्लांट्स को अलहदा अलहदा हम ईयर 2 के अंदर ग्रो करेंगे। जो आपको ईयर 2 के अंदर एक कॉलम नज़र आ रहा होगा, ये एक कॉलम जाहिर कर रहा है एक प्लांट की प्रोजेनी को। जो पहला कॉलम है इसमें क्वाइट भी पॉसिबल कि एक रो के अंदर आपने एक प्लांट से 10 प्लांट्स लगा ली हों, दूसरे रो के अंदर आपने फिर 10 प्लांट लगा ली हों, तीसरे रो के अंदर आपने तीसरे प्लांट से 10 लाइनें लगा ली हों, चौथा जो कॉलम आपको देख रहे हैं उसमें आपने चौथे प्लांट से जो आपने ईयर 1 से हासिल किया था एज ए सुपीरियर लाइन, एज ए सुपीरियर प्लांट, उसकी आपने चौथी लाइन लगा ली ईयर 2 के अंदर, इसी तरह पांचवी लाइन और छठी लाइन। तो एक प्लांट से आपने इंडिविजुअल लाइन आपने यहाँ पर ग्रो करनी है नेक्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद इनके फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटर क्रॉसिंग करनी है। जब इंटर क्रॉसिंग हो जाएगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम ऑल इंटर क्रॉस प्लांट्स शुड बी कंपोजिटेड। फॉर एग्जांपल इक्वल अमाउंट से क्या मुराद है कि आपने एक क्रॉस जो प्लांट 1 का क्रॉस हो रहा था प्लांट 2 से, उसके नतीजे में जो सीड आया आपने वो ले लिया 10 ग्राम। इसी तरह प्लांट 1 का जो क्रॉस हुआ था प्लांट 3 से, उसके नतीजे में भी आपने 10 ग्राम सीड ले लेना है। तो इक्वल अमाउंट आपने सीड लेना है। तीसरे साइकिल में आप ये करेंगे कि जो कंपोजिट सीड आपके पास इंटर क्रॉसिंग के बाद आया था उसको आपने तीसरे साइकिल में ग्रो करना है। तीसरे साल के अंदर बाकी जो 3 काम हैं हम वही करेंगे जो हमने पहले साल में किए थे। मतलब सिलेक्टेड प्लांट्स को हमने सेल्फ पोलिनेशन की, उसके बाद उसके सीड्स को हमने सेपरेटली हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद हमने उसकी अलग अलग प्रोजेनिस ग्रो करनी है अगले साल के अंदर। चौथे साल के अंदर जिस आपको लिखा नजर आ रहा होगा इंटर क्रॉस ब्लॉकिंग, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ऑल इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस आर प्लांटेड followed by all possible intercross and then equal amount of seed should be harvested from all intercross composited। जो ईयर 3 और ईयर 4 होगा इसको हम कहेंगे फर्स्ट ईयर रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल। अगला पॉइंट है कंपोजिट कल्टीवा डेवलपमेंट। इट इज द मिक्सचर ऑफ सीड्स फ्रॉम क्रॉसेस ऑफ सुपीरियर इनब्रेड्स इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं सुपीरियर इनब्रेड हमारे पास 4 तरह की सुपीरियर इनब्रेड थे जिसको हमने नाम दिया 1, 2, 3 एंड 4।
इसको हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग की। वो किस तरह क्रॉसिंग की? तो सुपीरियर इनब्रेड लाइन नंबर 1 क्रॉस विद सुपीरियर इनब्रेड लाइन नंबर 2, इसी तरह 1 क्रॉस विद 3, 1 क्रॉस विद 4, 2 क्रॉस विद 3, 2 क्रॉस विद 4 एंड 3 क्रॉस विद द 4। ये हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग कर ली और कंपोजिट कल्टीवेटर। अब इसी को हम ज़रा थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं इस क्रॉसिंग को। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 सुपीरियर इनब्रेड्स 1, 2, 3 एंड 4। इसको हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस किया। क्रॉसिंग करने के बाद हमने हर क्रॉस से सीड्स को हार्वेस्ट करना है, या जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे। जब आपने क्रॉसिंग कर ली, क्रॉसिंग करने के बाद जो क्रॉस्ड प्रोडक्ट होगा उसके अंदर से इक्वल अमाउंट ऑफ सीड्स आपने हार्वेस्ट करने हैं। लेट्स से जो क्रॉस नंबर 1 था, 1 क्रॉस विद 2, इससे आपने 50 ग्राम सीड हार्वेस्ट किया। जो क्रॉस नंबर 2 था, 1 क्रॉस विद 3, इसके अंदर से आपने 50 ग्राम सीड आपने हार्वेस्ट किया। इसके अलावा जो बाकी जितने भी हैं 1 क्रॉस विद 4, 2 क्रॉस विद 3 एंड 2 क्रॉस विद 4 एंड 3 क्रॉस विद 4, हर एक से आपने इक्वल अमाउंट ऑफ सीड्स को इकट्ठा करना है। जब आप इनको इकट्ठा कर लेंगे इन 6 के 6 कॉम्बिनेशन से, तो इन सारे कॉम्बिनेशन को आपने एक जगह ऑगमेंट करना है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक लार्ज सीड लॉट इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम कंपोजिट कल्टीवार भी कहते हैं। फॉर कंपोजिट कल्टीवार डेवलपमेंट देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट फॉर पेरेंट, सेकंड स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटी एंड द थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस। इसको हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, जब इसी सीड लॉट से फिर आप जो सीड हार्वेस्ट करोगे, इसको आइसोलेशन के अंदर हम इसको ग्रो करवाएंगे और ओपन पॉलिनेशन को सपोर्ट किया जाएगा। जब ओपन पॉलिनेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे के अंदर जो सीड हार्वेस्ट किया जाएगा वो इन द शेप ऑफ कंपोजिट कल्टीवार रिलीज किया जा सकेगा। अगला है प्री क्रॉस मेथड। प्री क्रॉस मेथड के अंदर हमारे पास जो पेरेंट्स थे उनको हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद हर पेरेंट से हमने सीड हार्वेस्ट किया और उसके अंदर से भी हमने सेम अमाउंट ऑफ सीड इकट्ठा करना है। उस सेम अमाउंट को इकट्ठा करने के बाद हम जिससे हमने पहले किया था कि एक लार्ज सीड लॉट हमने बना ली थी कंपोजिट वैरायटी की, तो हमने इसके अंदर भी एक हमने लार्ज सीड लॉट बना ली है और इस लार्ज सीड लॉट को हम एज ए कंपोजिट कल्टीवार रिलीज कर सकते हैं। Both methods show similar performance, but post-cross method is most widely used as compared to the pre-cross method. Pre-cross और post-cross में फ़र्क क्या है? Pre-cross में ये था, post-cross में ये था कि आपने पेरेंट्स को बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस नहीं करवाया था, लेकिन प्री-क्रॉस मेथड के अंदर आपको जो सुपीरियर इनब्रेड्स थे उनको आपने बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस करवाया था। आखिरी स्टेप इसके अंदर है मल्टीप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस। वो कंपोजिट कल्टीवार जो आपने या प्री क्रॉस मेथड या पोस्ट क्रॉस मेथड से डेवलप किया, उसको आप आइसोलेशन में ग्रो करेंगे। आइसोलेशन से में ग्रो करने से क्या मुराद है कि आपने एक ऐसी जगह पर इसको ग्रो करना है जिसके आसपास कोई और सेम टाइप ऑफ जर्मप्लाज्म मौजूद ना हो। कंपोजिट 1 की ओपन पॉलिनेशन, इसी तरह कंपोजिट 2 की भी ओपन पॉलिनेशन और कंपोजिट 3 की भी ओपन पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम यील्ड कंपैरिजन करेंगे तो कंपोजिट 2 की जो यील्ड होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू कंपोजिट 1। इसी तरह जो कंपोजिट 2 और 3 की होगी इसकी मोर और लेस सिमिलर होगी, और इसी तरह कंपोजिट 2 और 4 की होगी इसकी भी मोर और लेस सिमिलर ही होगी यील्ड। अगला स्टेप है सिंथेटिक कल्टीवार डेवलपमेंट। What is synthetic cultivar? A synthetic cultivar is developed by crossing in all combination number of lines that combine well with each other. In those species where pollination control is difficult, synthetic varieties offers a mean of utilizing heterosis. एक बेसिक फ़र्क हाइब्रिड के अंदर और सिंथेटिक कल्टीवार के अंदर ये है कि जिस तरह हाइब्रिड के अंदर किसान को हर साल सीड दोबारा परचेज करना पड़ता है, लेकिन सिंथेटिक कल्टीवार के अंदर उसको हर साल सीड दोबारा परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब ये डेवलप कैसे होती है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे।
ये एक जनरलाइज स्कीम है टू डेवलप सिंथेटिक वैरायटी। इसके अंदर हम जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी को और जो उसको हम अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं कि हम वही लाइन सेलेक्ट करते हैं जिनकी कम्बाइनिंग एबिलिटी जिनकी कम्बाइनिंग एबिलिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू दोज जिनकी कम्बाइनिंग एबिलिटी लो है। तो इसके अंदर अब सबसे पहले हम कोलोनल लाइंस डेवलप करते हैं, फिर पॉलीक्रॉसेस होते हैं और पॉलीक्रॉसेस के नतीजे के अंदर क्लोन्स डेवलप किए जाते हैं और आखिर में सिंथेटिक कल्टीवार रिलीज कर दिया जाता है। अब इसी पिक्चर को हम मजीद डाइसेक्ट इस स्लाइड के अंदर। Synthetic varieties. It is a mixture of seeds from process of high general combining ability. For example, we have 6 inbred lines. सबसे पहले हम इन 6 इनब्रेड लाइंस की हम जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी चेक करेंगे। जब हमने जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी चेक की तो उसके नतीजे में हमें पता लगा कि लाइन सुपीरियर इनब्रेड लाइन नंबर 2 और सुपीरियर इनब्रेड जो फिफ्थ थी, इसकी जो जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी है वो लो है। तो हमने लो जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी वाले इन सुपीरियर इनब्रेड्स को डिस्कार्ड कर देना है और वही सुपीरियर इनब्रेड हमने सेलेक्ट करने हैं जिनकी जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी ज़्यादा थी। तो हमने हाई जीसीए वाले इनब्रेड्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इनको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस किया। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस विद 3, 1 क्रॉस विद 4, 1 क्रॉस विद 6, 3 क्रॉस विद 4, 3 क्रॉस विद 6 एंड 4 क्रॉस विद 6। बिल्कुल उसी तरह इस तरह हम पहले कंपोजिट कल्टीवार में करते रहे हैं। हमने फिर हर क्रॉस से सीड अलग हार्वेस्ट, उन हार्वेस्टेड सीड्स के अंदर से हमने सेम अमाउंट ऑफ सीड उठाया, लेट्स सी 50 ग्राम, और 50 ग्राम सीड उठाने के बाद उसको हमने एक लार्ज सीड लॉट की शक्ल में उसको प्रिजर्व कर लिया, जो कि हम सिंथेटिक कल्टीवार की शक्ल में रिलीज भी कर सकते हैं। तो सिंथेटिक कल्टीवार और कंपोजिट कल्टीवार में फ़र्क क्या हुआ? सिंथेटिक कल्टीवार के अंदर हम अपने सुपीरियर इनब्रेड्स की जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जो कंपोजिट कल्टीवार के अंदर हमने जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी चेक नहीं करते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सिंथेटिक कल्टीवार और कंपोजिट कल्टीवार के अंदर। सिंथेटिक कल्टीवार्स, for the development of synthetic variety, it includes mainly 3 steps. The first is GCA test for parents, the second is synthesis of synthetic variety, and the third one is multiplication and maintenance. तो पहला तो हमने चेक कर लिया था कि हम सबसे पहला पॉइंट ये करेंगे कि हम जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी चेक करेंगे पेरेंट्स की। तो वो हम किस तरह चेक करेंगे? जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी फॉर पेरेंट्स कैन बी चेक वाया टॉप क्रॉस टेस्ट और पॉली क्रॉस टेस्ट। टॉप क्रॉस टेस्ट क्या होगा? ये हम कब करते हैं? इट इज़ यूज फॉर दोज क्रॉप्स इन विच कंट्रोल पोलिनेशन कैन बी डन इजीली, जिनके अंदर कंट्रोल पोलिनेशन हम इजीली डन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेज। लेकिन जो पॉली क्रॉस टेस्ट ये उन क्रॉप्स के लिए होता है जिनके अंदर हम कंट्रोल पोलिनेशन जो होता है उसको हम आसानी से अचीव नहीं कर पाते, मतलब जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो सिंथेटिक synthesis of synthetic variety can also be done by a pre-cross method और post cross method, जो कि बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने कंपोजिट कल्टीवार के प्रोसेस में देखा। इसकी मल्टीप्लिकेशन और मेंटेनेंस भी सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू द कंपोजिट कल्टीवार। तो लेकिन एक सबसे यूनिक एग्जांपल ये है कि इन सम क्रॉप जस्ट लाइक शुगर बीट नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड नहीं करते, बट पेरेंट्स आर मेंटेन फॉर फ्यूचर यूज, कि जो पेरेंट्स जो आपने शुरू में सुपीरियर इनब्रेड सेलेक्ट किए होते हैं उसी को मेंटेन किया जाता है फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। तो आई होप ये आज की जो हमारा लेक्चर था इसमें आपको एक जनरलाइज पिक्चर समझ लग गई होगी कि व्हाट इज रिकरेंट सिलेक्शन एंड हाउ यू कैन डेवलप कल्टीवार फ्रॉम composite cultivar, composite method, and how you can develop a synthetic cultivar.